अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जो हमने स्टार्ट किया हुआ था, आज उसका लेक्चर नंबर 4। टॉपिक है पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टी। और सबसे पहले हम देख लेते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या होता है। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। ये लॉ की जो स्टेटमेंट है, द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ठीक है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर होता है कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इन एन एटम, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो होते हैं किसी एटम के न्यूक्लियस में, उसको हम एटॉमिक नंबर कहते हैं। अब ये जो लॉ है जिसमें फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, मुराद क्या है इससे, ये मैं आपको ज़रा समझाना चाहता हूँ कि एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया था मोज़ले ने। जिस तरह पीरियोडिक टेबल में आपको नज़र आ रहा होगा कि जो हाइड्रोजन का नंबर 1 है, हीलियम का 2 है एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है, ब्रोन का 5 है। इस तरह एक पैटर्न है। और इस पैटर्न के बाद जो एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी है ना, बाकायदा वक्फों के बाद वो रिपीट होती है। ठीक है, कैसे? इसको मैं देख लेता हूँ कैसे रिपीट होती है। जैसे दूसरा पीरियड देखें, पीरियड नंबर 2 ये वाला, और पीरियड नंबर 3 तो देखें तो लिथियम और सोडियम की मेटल है, बेरिलियम और मैग्नीशियम जो है वो मेटल है। इस तरह जो है ब्रोन और सिलिकॉन मेटलाइड है। इस तरह नाइट्रोजन और जो फास्फोरस है, सल्फ़र है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, सल्फ़र है, ये नॉन मेटल है। ठीक है जी। इस तरह जो फ्लोरीन है ये बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, और क्लोरीन भी बहुत ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। ठीक है, इस तरह, लेकिन सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, क्लोरीन भी रिएक्टिव है। इस तरह नियोन और आर्गोन जो है वो इनर्ट गैसेज है। तो बाकायदा वक्फों के बाद इनकी जो प्रॉपर्टी है ना, वो क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। इसको हम कहते हैं मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ है, जिसमें मोज़ले ने एटॉमिक नंबर की बेस पे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जो है वो अरेंज किया था। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पलीफाई करते हैं एलिमेंट्स को एक ग्रुप में लेके। ठीक है जी, देखें पहला ग्रुप है हमारे पास, पहला ग्रुप है जो कि अल्कली मेटल है, हाइड्रोजन को निकाल के, और वो एक्सप्लेन अच्छे से किया हुआ है कि हाइड्रोजन को हमने क्यों नहीं इस ग्रुप में रखा है, सेपरेट क्यों रखा हुआ है। वो ट्रू सेंस में वो नॉन मेटल है। अच्छा, ये जो लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम है, तो ये ग्रुप 1 है जी। ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं, अल्कली मेटल्स हैं। अल्कली मेटल्स हैं। ठीक है, अब देखें कि जो सोडियम है, पोटाशियम है, सीजियम है, इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो लिथियम के साथ मिलती है। यानी कि अगर हम केमिकल प्रॉपर्टी को देखें तो सब के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, वैलेंसी इसकी 1 है, और ये +1 चार्ज आयन बनाते हैं, और सारे वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं। और सारे वाटर के साथ रिएक्ट करके, जिस तरह लिथियम वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके ये क्या बनाएगा? लिथियम हाइड्रोक्साइड और प्लस हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। इस तरह सोडियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सीजियम भी वाटर के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो सेम है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में सिस्टमेटिकली वेरिएशन है। वो कैसे देखें? जिस तरह से लिथियम या सोडियम वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे, उस तरह से सीजियम नहीं करेगा। करेगा तो वाटर के साथ ही, ठीक है, और सीजियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा, हाइड्रोजन ही निकलेगी, लेकिन वो रिएक्शन फास्ट होगा। तो देखिए सिस्टमेटिकली इनकी केमिकल प्रॉपर्टी में वेरिएशन है। ठीक है, तो चूंकि वैलेंसी 1 है, वाटर के साथ सारे रिएक्ट करते हैं। ठीक है, और +1 आयन, एक इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल से निकाल के +1 आयन बनाते हैं। तो इस तरह केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर है, लेकिन वेरिएशन भी है। कैसे? क्योंकि वाटर के साथ सारे रिएक्ट करते हैं, लेकिन रिएक्शन की स्पीड में फ़र्क है। ठीक है, जो सीजियम है वो बड़ा धमाके के साथ रिएक्ट करता है एज़ कम्पेयर टू लिथियम, पोटाशियम, सोडियम। गॉट इट? अब हम जो है ना, ये जो रीज़न है विद वेरिएशन विद इन ग्रुप एंड पीरियड, इसकी एक और जो है वो जो है एक्सप्लेनेशन, वो भी हम देख लेते हैं। कि आप देखें कि ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन में न्यूक्लियस के। ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है ना, जिस तरह देखें कि अगर मैं देखूँ लिथियम को देख लूँ या सोडियम को देख लूँ, तो इसको पहले रिमूव कर देते हैं। ग्रेजुअली इंक्रीज़ आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, और एडिशन भी हो रही है न्यू इलेक्ट्रॉन शेल की। कैसे? सोडियम को देख लें, इसका एटॉमिक नंबर है 11, इसका एटॉमिक नंबर है 11। तो देखिए पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है जी, फिर जो लास्ट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है M,
उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो एडिशन हो रही है, ये जो शेल्स हैं इसको हम इलेक्ट्रॉन शेल्स भी कहते हैं, इसकी एडिशन भी हो रही है और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी अगर पीरियड में देखें तो लिथियम और बेरिलियम का देख लें एटॉमिक नंबर, लिथियम का 3 एटॉमिक नंबर है, बेरिलियम का 4 एटॉमिक नंबर है। तो इसके अंदर जो प्रोटॉन है वो 3 है और इसके अंदर बेरिलियम के अंदर जो प्रोटॉन है वो 4 है। तो इस तरह जो ग्रेजुअली इंक्रीज आ रहा है नंबर ऑफ प्रोटॉन इन द न्यूक्लियस, ठीक है जी। और जो एक्स्ट्रा एडिशन ऑफ न्यू इलेक्ट्रॉन शेल भी हो रहे हैं, जिस तरह सोडियम और पोटाशियम का देखें तो पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम नीचे आए तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन शेल का भी इजाफा होता है, ठीक है जी। अब हम एटॉमिक रेडियस को देख लेते हैं। व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस क्या होता है कि ये किसी एटम के साइज़ की मेजरमेंट होती है एटॉमिक रेडियस। और वो जो मेजरमेंट है वो हम कैसे लेते हैं, दो एक जैसे एटम, यहाँ पे उनका न्यूक्लियस है, ठीक है, ये यहाँ पे इनका टोटल डिस्टेंस हो गया, इसको आर से रिप्रेजेंट करने लगा हूँ मैं, ठीक है। और टोटल जो ये दो बंधे हुए एटम हैं इनका जो टोटल डिस्टेंस है उसका जब हम हाफ करेंगे तो इसको हम कहते हैं कि ये क्या है, इट इज़ द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू आइडेंटिकल एटम। एक जैसे एटम लेने और बॉन्डेड टुगेदर, इकट्ठे वो बंधे हुए होंगे, उनके न्यूक्लियस का टोटल डिस्टेंस लेके उसको वो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एटॉमिक रेडियस आ जाएगा। ये एटॉमिक रेडियस की डेफिनेशन है। इसको हम एक एग्जाम्पल से विद डायग्राम भी एग्जाम्पलीफाई करते हैं। अच्छा, अब हम इस डायग्राम की मदद से एटॉमिक रेडियस को बहुत अच्छे तरीके से और समझ लेते हैं। जिस तरह ये क्लोरीन और सोडियम की डायग्राम मैंने ली है, तो सोडियम को देख लें, सोडियम को देख लें कि एक सोडियम का एटम ये है, ठीक है जी, एक सोडियम का एटम ये है और दूसरा उसके साथ जो बंधा हुआ है वो ये है। इन दोनों न्यूक्लियाई का जो डिस्टेंस है वो 372 पिकोमीटर है, ठीक है। इस तरह ऊपर क्लोरीन देख लें, क्लोरीन, एक क्लोरीन का न्यूक्लियस ये है, दूसरा क्लोरीन का न्यूक्लियस ये है और इन दोनों का टोटल जो डिस्टेंस है वो 199 पिकोमीटर है, ठीक है। ये ऊपर वाला जो है वो कोवलेंट रेडियस है और नीचे वाला मेटालिक रेडियस है। नीचे मेटल ली है, ऊपर हमने क्लोरीन ली है। तो अब देखें जी कि ये टोटल जो डिस्टेंस है दोनों न्यूक्लियाई का उसको हमने 2 पे डिवाइड करके, तो हमने जो सोडियम का देखें कितना निकला है, 186 पिकोमीटर निकला है। और जो क्लोरीन एक एटम का जो निकला है वो कितना निकला है, 99 पिकोमीटर निकला है, ठीक है। तो ये जो पिकोमीटर है और एंगस्ट्रॉम है, ये बहुत छोटी चीज़, जिस तरह एटम मालिक्यूल्स की जो लेंथ है उसको मेजर करने के लिए ये स्मॉल लेंथ यूनिट जो हैं ये इस्तेमाल किए जाते हैं। और 1 पिकोमीटर जो होता है, 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर के, ठीक है। और 1 एंगस्ट्रॉम जो होता है वो बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है जी। अब हम जो है ना डिस्कस कर लेते हैं जी, एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं हम, ठीक है जी। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड अब हम डिस्कस कर लेते हैं और इसके लिए डायग्राम चाहिए, तो डायग्राम से बहुत अच्छे से जो है ना वो इसकी समझ लग जाएगी। अच्छा, डायग्राम आ गई हमारे पास। अब हम इस डायग्राम की मदद से ट्रेंड जो है वो एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड देख लेते हैं। एटॉमिक रेडियस का ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में डिस्कस कर लेते हैं। ट्रेंड्स पीरियड में भी और ग्रुप के अंदर भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा, ये जो एटॉमिक रेडियस होता है ना, ठीक है, ये डिपेंड करता है कि एटम किस किस्म के हैं, उन्होंने एटम किस हालत में है और उनके दरमियान में जो बॉन्ड है वो किस किस्म का है, यानी कि कोवलेंट है या आयनिक है, ठीक है। तो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। अच्छा, अब फैक्टर भी साथ डिस्कस कर लेते हैं ट्रेंड के साथ साथ एटॉमिक रेडियस के, यानी कि एटॉमिक नंबर, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, शील्डिंग। अच्छा, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, पहले इसको हम ये साइड पे करते हैं डायग्राम को और सबसे पहले आपको समझाते हैं कि अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, तो ट्रेंड तो डिस्कस करने लगे ही हैं, तो अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का भी पता होना चाहिए। अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, अफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा, ये इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है कि आउटर मोस्ट
आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की जो चार्ज है वो फुल जितना फील करना चाहिए वो एक्चुअल में उतना फील नहीं करता। उसकी रीज़न ये है क्योंकि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द जो इनर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो दरमियान में रुकावट बन जाते हैं, पर्दा बन जाते हैं, जिसकी वजह से फिर जो आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियस की जो असल पुल है, जो अट्रैक्शन है, वो कम फील करता है। ठीक है, एक्चुअल जो फील करता है उसको हम कहते हैं वो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे एक एग्जांपल से मैं आपको बता देता हूँ। जिस तरह से सोडियम ही है, चलिए सोडियम ले लेते हैं। सोडियम के दरमियान में न्यूक्लियस होता है, ठीक है, इसमें 11 जो है वो प्रोटॉन होते हैं। ठीक है जी, 11 इसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। और ये वाले जो शेल मैं बना रहा हूँ इसको हम कहते हैं ये इनर शेल है, ये वाले इनर शेल है। और ये येलो वाला जो मैंने अभी बनाया है ये आउटर मोस्ट शेल है जिसमें इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है एक। ठीक है, अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन है ना ये वाला, ये इनर शेल आने की वजह से जो न्यूक्लियस है दरमियान में जिसमें मैंने +11 लिखा है, इसकी जो असल पुल है वो कम फील करता है। उसकी रीज़न क्या है कि दरमियान में शील्ड आ गई है, इनर शेल, ये वाले क्या है इनर शेल्स हैं। अच्छा, वो असल जो पुल है वो कम फील करता है। जैसे मिसाल के तौर पर वो कितनी फील करेगा, अगर यहाँ पे टोटल 11 हैं इलेक्ट्रॉन और 10 उसमें से इनर इलेक्ट्रॉन है तो 11 - 10 हो गया +1। इसका मतलब है कि जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है वो +1 जो है वो पुल फील करेगा, ना कि +11 चार्ज जो है वो फील करेगा। ठीक है, इसको हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कहते हैं। अब हम बैक आ जाते हैं। ठीक है जी, तो एटॉमिक रेडियस के हम डिस्कस करने लगे थे ट्रेंड को, और साथ हम इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज को भी डिस्कस हमने करना था। शील्डिंग का भी पता चल गया, बाय इनर इलेक्ट्रॉन्स का भी आपको पता चल गया। अच्छा, अब हम सबसे पहले इसका जो ट्रेंड है अक्रॉस द पीरियड हम चेक कर लेते हैं। पीरियड के अंदर यानी कि फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, जिस तरह ये लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ठीक है, तो इसका जो है वो क्या ट्रेंड होगा एटॉमिक रेडियस का। तो एटॉमिक रेडियस क्या होगा, डिक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है वो बढ़ रहा है, जो कि क्या करेगा, विच पुल्स द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इनवर्ड, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, जिस तरह ये देखिए आपके पास नज़र आ रहा होगा डायग्राम में, थोड़ी सी बड़ी कर देते हैं डायग्राम। ठीक है जी, अब देखें जो लिथियम है उसमें +3 चार्ज है। ठीक है, उसमें प्रोटॉन +3 है और जो शेल 2 ही हैं। इस तरह जो बेरिलियम है उसके अंदर जो है 2 शेल हैं K और L, और उसमें +4 चार्ज है। ब्रोन के अंदर +5 है, कार्बन के अंदर +6 है, नाइट्रोजन के अंदर +7 है, ऑक्सीजन के अंदर +8 है, फ्लोरीन के अंदर +9 है। ठीक है, और नियॉन के अंदर +10 है। अब यहाँ पे जो चीज़ गौर करने वाली है वो ये है कि जो साइज़ है ना वो डिक्रीज़ हो रहा है, ऐसे पीरियड के अंदर साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अच्छा, ये डिक्रीज़ क्यों हो रहा है? क्योंकि जो न्यूक्लियर चार्ज है, देखें जिस तरह लिथियम के अंदर कितना है, +3 है, बेरिलियम के अंदर +4 है। तो +4 अगर 2 मैग्नेट हों, एक छोटा एक बड़ा, तो डेफिनेटली जो बड़ा मैग्नेट होगा वो ज़्यादा पुल करेगा ना, वो ज़्यादा अट्रैक्शन करेगा। तो इसीलिए जो ये आउटर मोस्ट शेल है ना बेरिलियम का, ब्रोन का, ठीक है, ये ज़्यादा जो दरमियान में पॉजिटिव है चार्ज, वो ज़्यादा उसको खींचेगा अपनी तरफ, श्रिंक कर देगा, सुकड़ जाएगा। इसलिए जो साइज़ है वो पीरियड के अंदर एटॉमिक रेडियस का वो क्या हो रहा है, वो डिक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, इस तरह नीचे ये जो सेकंड पीरियड था, ठीक है, लिथियम से लेकर नियॉन तक, और ये थर्ड पीरियड है सोडियम से लेकर आर्गॉन तक। तो इसमें भी यही ट्रेंड चलेगा कि जो साइज़ होगा वो क्या होगा, वो डिक्रीज़ होगा अलोंग द पीरियड। लेकिन जो ऊपर वाला सेकंड पीरियड है और जो थर्ड पीरियड है, इनका आपस में अगर मुकाबला किया जाए तो जो थर्ड पीरियड है ना, थर्ड पीरियड, इसको दोबारा बना देता हूँ, जो थर्ड पीरियड है, अगर पीरियड का पीरियड के साथ मुकाबला किया जाए, जिस तरह एरियल का सर्फ एक्सेल के साथ किया जाता है, तो अब देखें कि ऊपर वाला जो पीरियड है नीचे वाले पीरियड के मुकाबले में, नीचे वाला जो थर्ड पीरियड है, थर्ड पीरियड, उसका साइज़ सेकंड पीरियड के एलिमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, तो ये एटॉमिक रेडियस का पीरियड के अंदर ट्रेंड था। अब हम एटॉमिक रेडियस का ग्रुप के अंदर जो है वो ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाह रहा हूँ, आप सल्फ़र को देख लें और क्लोरीन को देख लें, तो इसके अंदर जो पुल है ज़्यादा होगी क्लोरीन के अंदर, तो ज़्यादा श्रिंक होगा साइज़ इसका। ठीक है, और सल्फ़र के अंदर +16 है, 16 है प्रोटॉन, और जो क्लोरीन है उसके अंदर पॉजिटिव कितने हैं, 17। तो इसमें पुल ज़्यादा होगी तो साइज़ श्रिंक हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ठीक है जी,
अब हम डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होगा। ग्रुप के अंदर क्या ट्रेंड होगा जी। तो ग्रुप के अंदर मैं एग्जाम्पलीफाई करूँगा। मैं चूँकि ग्रुप स्टडी करने लगा, उसमें एटॉमिक रेडियस स्टडी करने लगा, तो इसी जो है डायग्राम की मदद से हम कर सकते हैं। मैं लिथियम और सोडियम को ले लेता हूँ। लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 3 है, ठीक है। और इसका अगर मैं जो इलेक्ट्रॉन शेल बनाऊँ तो दरमियान में न्यूक्लियस 3 चार्ज है। तो पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन गए, के शेल, फिर के से एल शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन चला गया जी, के शेल। तो इसका ये साइज़ है, ठीक है। अब अगर मैं सोडियम का साइज़ बनाऊंगा तो उसका एटॉमिक नंबर 11 है, ठीक है। ग्रुप में नीचे ऊपर से नीचे आना है ना हमने। तो सोडियम का अगर मैं साइज़ बनाऊंगा, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11। तो पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल, ठीक है। पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। तो देखें कि सोडियम का जो साइज़ है, सोडियम का जो साइज़ है वो लिथियम की निस्बत वो ज़्यादा है। इधर भी आपको नज़र आ रहा होगा कि लिथियम का साइज़ छोटा है, सोडियम का साइज़ बड़ा है, क्योंकि देखिए उसके अंदर जो है वो 2 शेल हैं, के और एल, और इसके अंदर 3 शेल, यानी कि इलेक्ट्रॉन शेल का इजाफा हो गया। इसके अंदर 3 शेल हैं, के, एल, एम, और के में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर एल में 8 इलेक्ट्रॉन, और एम में कितने जाएंगे, 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका जो साइज़ है ना, सोडियम का साइज़ लिथियम की निस्बत जो है वो बढ़ गया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो देयर इज़ नो डाउट कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो ग्रो कर रहा है, लेकिन जो एक्स्ट्रा शेल है वो सोडियम में है। इस तरह नीचे हम जाएंगे, सोडियम से पोटाशियम में जाएंगे तो एक्स्ट्रा जो है वो शेल और बढ़ जाएगा, नीचे हम आते जाएँ तो इस तरह से एक्स्ट्रा शेल की एडिशन हो रही है, ऑर्बिट शेल की में एनर्जी लेवल बढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो इंक्रीज़ होता है। तो फिर ग्रुप के अंदर जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रहा है, एटॉमिक रेडियस क्या हो रहा है जी, वो बढ़ रहा है एटॉमिक रेडियस। और पीरियड के अंदर वो क्या हो रहा है, नीचे को एरो बना रहा हूँ, पीरियड के अंदर वो डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है जी। पीरियड के अंदर वो डिक्रीज़ हो रहा है। अब हम आयनिक रेडियस को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आयनिक रेडियस क्या होते हैं। तो आयनिक रेडियस समझाने के लिए सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन लिखते हैं आयनिक रेडियस की। आयनिक रेडियस आर से रेडियस जगह कम है। अच्छा, आयनिक रेडियस क्या है कि एक आयन की साइज़ की मेजरमेंट को हम किसी क्रिस्टल लेटस के अंदर आयन के साइज़ की मेजरमेंट को हम आयनिक रेडियस कहते हैं, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जिस तरह से सोडियम ही है, सोडियम यहाँ पे 2, के में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, और एल में 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक जो इलेक्ट्रॉन है ना वो निकाल दिया, तो ठीक है, सोडियम के ऊपर जो है वो चार्ज पॉजिटिव आ जाएगा, Na पॉजिटिव, तो ये आयन बन गया, ठीक है। तो यानी कि जो आयनिक रेडियस है उसकी डेफिनेशन क्या है, द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन आयन टू इट्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन शेल, यानी कि न्यूक्लियस से लेके यहाँ पे, न्यूक्लियस से लेके यहाँ तक का जो टोटल जो है वो डिस्टेंस होगा ना, यहाँ तक का डिस्टेंस, इसको हम कहते हैं कि ये आयनिक रेडियस है, और इसको भी पिकोमीटर और एंगस्ट्रॉन में ही हम मेजर करते हैं, ठीक है। ये तो हो गया कैटायन के लिए, यानी कि आयनिक रेडियस को हम डिस्कस कर रहे हैं, आयनिक रेडियस को। और आयनिक रेडियस हमारे पास कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं, ठीक है जी। कैटायन भी होते हैं और एनायन भी होते हैं। पहले ना इस डायग्राम को जो है ना वो रिमूव कर लेते हैं हम, ठीक है, अब आसानी होगी। अब हम जो है ना वो देख लेते हैं कि जिस तरह कैटायन हमने बनाया, एनायन कैसे बनाते हैं। तो आपके पास क्लोरीन है या फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 17 होता है, 287 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होती है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन ले ले तो क्लोरीन में 288 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी, यानी ये क्लोरीन से क्या बन गया, क्लोराइड आयन बन गया, एनायन बन गया। अब जो है ना ये फार्मेशन होगी किसकी, एनायन की, ठीक है। इस तरह कैटायन की भी हमने फार्मेशन सीखी, एनायन की भी फार्मेशन सीखी। अब हम देखेंगे कि इनके ट्रेंड पीरियड में और ग्रुप में, ठीक है। पहले तो हमने फार्मेशन देखी ना कि कैटायन कैसे बनता है, एनायन कैसे बनता है, ठीक है। इस तरह सोडियम का भी हमने देखा, सोडियम इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है, 281। तो इसमें इलेक्ट्रॉन एक निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन एक बाहर निकल जाएगा, तो इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 28,
ठीक है जी। तो इस तरह ये कटायन बन गया, ये एनायन बन गया, और इसको हम कहते हैं आयनिक रेडियस। और आयनिक रेडियस का अब हम ट्रेंड देख लेते हैं, और थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता दूं कि जब एक एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कटायन बनाता है, और इसका जो साइज़ है ना, कटायन का साइज़ इसका, यानी कि सोडियम मेटल का साइज़ जो है वो, सोडियम मेटल का साइज़ जो है वो बड़ा होता है किससे, Na पॉजिटिव से बड़ा होता है। ठीक है, Na पॉजिटिव से क्या होता है, बड़ा साइज होता है। और इसी तरह से जो एनाइन होता है, एनाइन, इस एनाइन में जो क्लोराइड आयन है उसका साइज बड़ा होता है क्लोरीन की निस्बत। ठीक है, और जब किसी एटम से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वो कटायन बनाता है, और इसका रेडियस डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो है ना वो रिपल्शन जो है वो क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, और ग्रेटर अट्रैक्शन होती है। कैसे, मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ, ये वैसे एक्सप्लेन करना भी चाहिए। ठीक है, फिर ही कंसेप्ट क्लियर होता है। जिस तरह से सोडियम ले लें तो उसमें उसका एटॉमिक जो नंबर है वो 11 है। इसका मतलब इसमें 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन है। गॉट इट। अब बैलेंस है, ठीक है, लेकिन जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, अब 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहे हैं। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होगा, अट्रैक्शन बढ़ जाएगी, पुल बढ़ जाएगी न्यूक्लियस की, जिसकी वजह से इसका साइज श्रिंक हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा। ठीक है, और ये तो होगी कटायन की एक्सप्लेनेशन। अब हम देख लेते हैं एनायन की। ठीक है, और जब किसी एटम में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो एनायन बनता है, और इसका जो रेडियस है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के दरमियान में रिपल्शन होती है। इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या होती है, रिपल्शन होती है। अच्छा, वो कैसे होगी भी रिपल्शन, इसको भी हम जो है ना वो डायग्राम से ही सीखेंगे अच्छे तरीके से। फ्लोरीन को ले लें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 होता है, दरमियान में न्यूक्लियस, फिर 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ठीक है, और फिर यहाँ पे आ गए 7 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब अगर ये एक इलेक्ट्रॉन इसके आखिरी शेल में जाए, ये तो हो गया ना के शेल, और ये वाला जो शेल है ये एल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पहले, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, और जो 8वां इलेक्ट्रॉन है वो ये। अब जब 8वां इलेक्ट्रॉन इसके अंदर आता है तो इलेक्ट्रॉन के दरमियान में आपस में रिपल्शन की वजह से जो स्ट्रक्चर होता है वो एक्सपैंड होता है, वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से फिर फ्लोरीन एटम का फ्लोराइड आयन की निस्बत साइज़ छोटा हो जाता है। यानी कि मैं अगर लिखूँ इसको तो फ्लोराइड आयन का साइज़ बड़ा होगा किससे, एफ से, क्योंकि रिपल्शन किस में है, रिपल्शन इसके अंदर है, जो कि रेड वाला इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो इलेक्ट्रॉन की आपस में रिपल्शन बढ़ने की वजह से स्ट्रक्चर एक्सपैंड हो जाता है। इसलिए जो एनायन होता है वो न्यूट्रल एटम से साइज़ में बड़ा होता है, और जो कटायन होता है, कटायन के अंदर जो न्यूट्रल एटम है वो कटायन की निस्बत क्या होता है, बड़ा होता है। और एनायन में जो नेगेटिव आयन है, जो एनायन है वो न्यूट्रल एटम से बड़ा होता है, कटायन के अंदर जो कटायन है वो न्यूट्रल एटम से छोटा होता है। ठीक है, इसको भी लिख ही देता हूँ, यानी कि कटायन के अंदर जो न्यूट्रल एटम है वो बड़ा होता है किससे, आयन से, सोडियम आयन से। गॉट इट। ठीक है जी, तो ये तो हो गया। अब हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं, इसकी डायग्राम से भी हम इसको एक्सप्लेन और अच्छे तरीके से कर देते हैं, ताकि किसी किस्म की कोई जो कन्फ्यूजिंग है वो आपको ना रहे। डायग्राम ले लेते हैं। अच्छा बेटा, ये हमारे पास अब डायग्राम आ गई। ठीक है, तो इसकी मदद से भी और जो है वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं। देखें, सबसे पहले तो ये दरमियान वाली डायग्राम देखें, ये वाली डायग्राम, इसमें देखें एक न्यूट्रल एटम है, और इसमें कटायन कैसे बनता है और एनायन कैसे बनता है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकल जाता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन से कटायन बनता है, और जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाता है आउटर मोस्ट शेल के अंदर तो एनायन बनता है। अब इसी तरह से कटायन, सोडियम की मिसाल ले लेते हैं। देखें जी, सोडियम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p6 3s1, यानी कि के शेल में दरमियान में न्यूक्लियस है, 11 प्रोटॉन है, दूसरे शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, फिर जो है वो एल शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर मोस्ट शेल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है। और ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो जब निकल जाएगा तो देखें अब 11 प्रोटॉन इस आखिरी शेल को खींच रहे हैं, तो श्रिंक हो जाएगा साइज़ क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और 186 पिकोमीटर से जो साइज़ कितना रह जाएगा, 95 पिकोमीटर। ठीक है, और इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन ये देखो, स्मॉलर रेडियस, इसका लार्ज रेडियस। ठीक है, तो रेडियस ऑफ अ कटायन इज ऑलवेज स्मॉलर देन द रेडियस ऑफ द पेरेंट एटम। पेरेंट एटम की निस्बत कटायन का जो रेडियस का साइज़ है वो कम होता है। इसी तरह से ये तो होगी कटायन की एक्सप्लेनेशन। इसी तरह से एनायन की भी ऐसे होती है। एनायन में क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन जब ऐड होता है तो इलेक्ट्रॉन आपस में रिपेल करते हैं, तो इसीलिए आयन का जो साइज़ होता है वो बड़ा होता है, किसकी निस्बत, कटायन की निस्बत। आयन का साइज़ बड़ा होता है पेरेंट एटम की निस्बत।
ठीक है, तो ये कटाइन की एक्सप्लेनेशन होगी, ये एनाइन की एक्सप्लेनेशन होगी। अब हम जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं बेटा पीरियोडिक ट्रेंड इन आयनिक रेडियस, इसका अब हम ट्रेंड भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है जी, तो ट्रेंड देख लेते हैं जी। ठीक है, अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इस डायग्राम को हम कर लेते हैं रिमूव, और रेज भी कर लेते हैं तो जगह बच जाएगी। अब अक्रॉस द पीरियड, पीरियड के अंदर हम देख लेते हैं अक्रॉस द पीरियड। क्रॉस द पीरियड क्या ट्रेंड होगा कि आयनिक रेडियस जो होते हैं ना वो डिक्रीज होते हैं फॉर बोथ कैटायन एंड अनायन ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो पुल करता है, न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करता है इनवर्ड अपनी तरफ, जिसकी वजह से फिर साइज क्या हो जाता है वो कम हो जाता है। पहले अक्रॉस द पीरियड के स्पेलिंग तो सही कर लें यार, क्रॉस द पीरियड, स्पेलिंग से क्या आपको कंसेप्ट आना चाहिए। ठीक है, लेकिन स्पेलिंग फिर एग्जाम में वो भी चेक होते हैं, तो फिर उसके स्पेलिंग एरर हो तो नंबर भी कटते हैं, याद रखिएगा स्पेलिंग भी सही होनी चाहिए, ग्रामेटिकली एरर भी कोई नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसकी जो है ना वो मैं आपको एग्जाम्पल से इसका समझाता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छे से इसकी क्लैरिफिकेशन हो और किसी किस्म का जो है ना वो आपको अबहाम ना हो कि जो है ना वो कंसेप्ट के अंदर किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। ठीक है जी, एटॉमिक रेडियस के ट्रेंड को हमने डिस्कस कर लिया था, अब आयनिक रेडियस के ट्रेंड को हम डिस्कस कर लेते हैं एग्जांपल लेके। एग्जांपल हमारे पास है सोडियम पॉजिटिव आयन, ठीक है जी, Mg पॉजिटिव 2 आयन और एल्युमिनियम आयन पॉजिटिव 3। तो पीरियड के अंदर जो सोडियम है वो बड़े साइज़ का होगा, ठीक है, किसकी निस्बत, मैग्नीशियम आयन की निस्बत, और मैग्नीशियम आयन जो है वो बड़ा होगा एल्युमिनियम आयन की निस्बत। ठीक है, अब इसकी वजह क्या है, इसकी वजह ही तो बतानी है, ये ज़रा आपने गौर करना है। ठीक है, इसके अंदर जो प्रोटॉन है ना वो 11 प्रोटॉन है, और मैग्नीशियम के अंदर 12 प्रोटॉन है, और एल्युमिनियम के अंदर जो है वो 13 प्रोटॉन। अब देखें कि इसका साइज़ जो है ना वो, इसका साइज़ सोडियम का साइज़ बड़ा होगा, मैग्नीशियम का उससे छोटा साइज़ होगा, एल्युमिनियम आयन का सबसे छोटा साइज़ होगा। क्यों? क्योंकि इसमें श्रिंक ज़्यादा है, इसमें प्रोटॉन जो है वो 13 है, और शेल को वो ऐसे खींचेंगे और श्रिंक कर देंगे। ठीक है, मैग्नीशियम और सोडियम की निस्बत, तो इसलिए जो इनका साइज़ का ट्रेंड होगा ना वो ऐसे होगा, फिर इस तरह से ऐसे साइज़ होगा। तो पीरियड के अंदर जो साइज़ है वो रिड्यूस हो रहा है, और इसकी जस्टिफिकेशन क्या है कि प्रोटॉन ज़्यादा है एल्युमिनियम के अंदर, जिसकी वजह से वो ज़्यादा श्रिंक होगा, साइज़ स्ट्रक्चर जो है वो सिकुड़ जाएगा, एटम का स्ट्रक्चर, आयन का स्ट्रक्चर सिकुड़ जाएगा। अब हम एनायन की भी बात कर लेते हैं, एनायन की पीरियड के अंदर ही हम एनायन की भी बात कर लेते हैं। ठीक है जी, और इसकी एग्जांपल ले लेते हैं हम P3। ठीक है, इसका साइज़ बड़ा होगा S-2 से, और इसका साइज़ बड़ा होगा Cl नेगेटिव से। अब आप सोच रहे होंगे कि सर आपने तो कहा था कि जो एनायन का साइज़ है वो न्यूट्रल पेरेंट एटम से बड़ा होता है एनायन का, लेकिन यहाँ पे डिफरेंट है। फास्फोरस है, पीरियड लिया हमने, फास्फोरस है, सल्फ़र है, ठीक है, और क्लोरीन, ये एनायन है, तीनों के एनायन हमने ले लिए हैं। ठीक है, अब तीनों के एनायन ले लिए हैं तो तीनों के अंदर प्रोटॉन लिखते हैं। देखो, इसने अपने आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, इसमें प्रोटॉन कितने थे 15, इसके अंदर प्रोटॉन 16, इसके अंदर प्रोटॉन कितने हैं 17। अब देखें जिसके अंदर 17 प्रोटॉन हैं तो वो जो उसकी जो न्यूक्लियर पुल है, न्यूक्लियस की जो पुल है वो ज़्यादा होगी, ज़्यादा स्ट्रक्चर श्रिंक होगा, इसलिए जो है ना फिर जो साइज़ होगा वो क्लोराइड आयन का सबसे छोटा होगा इसमें। ठीक है, और इसके अगर इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से भी मैं आपको समझा दूँ तो वो भी मैं समझा सकता हूँ। ठीक है, इस डायग्राम को फिर मूव करना पड़ेगा, ये वाली जो इधर फजूल पड़ी हुई है, फजूल तो नहीं कहना चाहिए, हेल्प दी है इसने आपको समझाने में। ठीक है जी, अब P3 में देखें जो फास्फोरस है 285। ठीक है जी, 285, और 5 के अंदर जो है ना वो 3 इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये बन गई 285
8, ठीक है जी। इसी तरह से अब क्लोराइड को देखें, क्लोराइड में 2 8 8 और क्लोरीन पेरेंट एटम की इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन क्या है 2 8 7। तो इसने एक, ये 7 में एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया तो ये 8 हो गए, ठीक है बेटा जी। अब हम देख लेते हैं सल्फ़र की -2, तो इसकी जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो होगी 2 8 8 और पेरेंट के अंदर जो है वो 2 8 6 होंगे, पेरेंट के अंदर 2 8 6, इधर लिख देते हैं 2 8 6। तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन, ये पेरेंट, तो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 में 2 इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए, तो ये होगी ये वाली। अब सबकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन सेम होगी, सबके आखिरी शेल में 8 8 8, ठीक है जी। ये इसकी इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन थी। लेकिन जो प्रोटॉन है वो P3 में, P-3 में 15 हैं, सल्फ़र में, सल्फ़र आयन में कितने हैं 16 हैं, क्लोराइड आयन में कितने हैं 17 हैं। तो पुल ज़्यादा होगी क्लोराइड आयन में, जिसकी वजह से जो स्ट्रक्चर है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है, इस आयन का, इस अनायन का, तो जिसकी वजह से इसका साइज़ जो है वो कम हो जाएगा। लेकिन ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड होगा ना, ग्रुप के अंदर, अब हम ट्रेंड डिस्कस कर लेते हैं ग्रुप के अंदर। ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड होगा ना, ग्रुप के अंदर जो ट्रेंड होगा वो बढ़ेगा, वो इंक्रीज़ होगा। क्यों? क्योंकि आयनिक रेडियस इंक्रीज़ क्यों होगा? क्योंकि एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल आ रहे हैं, जिसकी वजह से आयन जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है। देयर इज़ नो डाउट कि न्यूक्लियर चार्ज भी बढ़ा है, लेकिन क्या हो रहा है कि जो एनायन का, कटायन का जो साइज़ है ग्रुप के अंदर टॉप टू बॉटम, वो क्या होगा, इंक्रीज़ होगा। गॉट इट। तो दिस इज़ ऑल अबाउट, इसमें लिख देता हूँ कि इसके अंदर जो है वो कटायन का भी और अनायन का भी जो साइज़ है, ठीक है, हम पढ़ रहे हैं ना, आयनिक रेडियस का ट्रेंड पढ़ रहे हैं ग्रुप में भी और पीरियड में, तो ग्रुप के अंदर इंक्रीज़ होगा। उसकी रीज़न क्या है? उसकी रीज़न ये है कि एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल आ जाते हैं इसमें, जिस तरह सिंपल हमने एटॉमिक रेडियस के बारे में डिस्कस की थी, सेम इसी में भी वही इसका जो है वो रीज़न है। इसमें क्या आ जाता है, एडिशनल क्या आ जाते हैं जी, इलेक्ट्रॉन शेल बढ़ जाते हैं इसके अंदर, यानी कि जिसको हम ऑर्बिटियन शेल कहते हैं। एडिशनल इलेक्ट्रॉन शेल का इजाफा हो जाता है। तो ये सारा कुछ अपनी तरफ से तो कोशिश की है कि किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजिंग आपको ना रहे, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हुआ तो आपने पूछ लेना है विदाउट एनी हेजिटेशन, और आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है बेटा। और फिर जो नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है, इसी चैप्टर का, और जो है ना वो आपने इसको अच्छी तरह से लर्न भी कर लेना है, नोट भी कर लेना सामने बुक रख के। और इसमें जो MCQs जो है ना, वो MCQs भी, जिस तरह लिथियम का जो है वो न्यूट्रल एटम का कितना एटॉमिक रेडियस होगा और इसके कटायन का कितना होगा, इस तरह ऑक्सीजन का न्यूट्रल एटम का कितना होगा, जिस तरह 66 होता है, और 9 का कितना होता है, 140 होता है। तो वो ये MCQs के तौर पर भी आपने लर्न कर लेनी है ये चीज़ें। ओके, अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा।